इनर लाइन परमिट लगी हुई है, उसके बाद भी हिमाचल मांग रहा है 6 शेड्यूल, यानी कि उसको ट्राइब का दर्जा चाहिए। और हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं परिसीमन का अलग मुद्दा, रोजगार का अलग मुद्दा, मूल निवास का अलग मुद्दा, भू कानून का अलग मुद्दा। अरे कब तक आंदोलन करेगा उत्तराखंडी? कब तक? एक मांग, सारा संविधान। हमें आज की डेट में अपने बच्चों के बारे में सोचना है। ये बच्चे जो आज की डेट में पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन्हीं बच्चों को यही रोजगार मिले। जौनसार के लोगों ने माइग्रेशन नहीं करा। जौनसार के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर जॉब करते हैं, लेकिन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अपनी जमीन से आज भी जुड़े हुए हैं वो लोग। उन्होंने कहा ट्राइब उसको मिलेगा जो आइसोलेटेड रहते हैं। तो क्या हम पहाड़ में एक गांव वहां एक गांव वहां नहीं रहते? उन्होंने कहा जिनकी संस्कृति और बोली भाषा बिल्कुल अलग हो, तो क्या हमारी बोली भाषा और संस्कृति पूरे भारत में अलग नहीं है? सबसे बड़ा पैमाना उन्होंने कहा उनके भगवान को पूजने की पद्धति अलग हो, तो क्या हमारी पूजने की पद्धति अलग नहीं है? हम लोग जागर लगाते हैं, हम लोग देवता नचाते हैं। ये एक नई पद्धति है। हम इंसान के अंदर देवताओं को प्रकट करते हैं। यही ट्राइबल की पहली पहचान है। इसीलिए हमें 5वीं अनुसूची चाहिए, 5th शेड्यूल चाहिए। अरे मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूं, अगर हम भू कानून अलग से मांगते हैं तो कौन सा वाला भू कानून चाहिए आपको? हिमाचल में तो 2 भू कानून है। एक भू कानून वो है जो शिमला में लगा हुआ है, एक भू कानून वो है जो भारत सरकार ने लाहौल स्पीति में लगा है। अब आप दोनों भू कानून को समझिए कि जो लाहौल स्पीति वाला भू कानून है वो भारत सरकार लगाती है। वो इतना मजबूत है कि खुद हिमाचली जो शिमला में रहता है, मंडी में रहता है, वो खुद वहां लाहौल स्पीति में जाके जमीन नहीं खरीद सकता। आपने देखा ही होगा कि अटल टनल जो बनी है वो मनाली से लेकर सिसु तक बनी है, और मनाली से लेकर सिसु तक बनी है। क्या सिसु के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ? नहीं हुआ। अगेन पेज नंबर 11 भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है कि अगर 5वीं अनुसूची हुआ है कि ट्राइबल की जमीन ट्राइबल खरीदेगा। अब इसको थोड़ा सा ये समझिए कि राज्य सरकार जो भू कानून लगा देगी, उस भू कानून से सिर्फ आपको आपकी भूमि के ऊपर एक चौकीदार मिलेगा। और आप ये समझिए जब उत्तराखंड में 4% कृषि भूमि है तो आपको किस भूमि पे चौकीदार चाहिए? वो सिर्फ राज्य सरकार का भू कानून एक चौकीदार का काम करता है, जैसे हिमाचल में करता है, जैसे उत्तराखंड में करेगा। लेकिन असली वाला भू कानून की ताकत क्या होती है आज मैं बताता हूं आपको। असली वाला भू कानून जिस दिन उत्तराखंड में लगेगा तो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। पहली, उत्तराखंडी अपनी जमीन सिर्फ उत्तराखंडी को बेच पाएगा, यानी कि ट्राइबल्स को बेच पाएगा। दूसरा, जो नॉन उत्तराखंडी है जिन्होंने जमीन खरीद भी ली है, अगर वो बेचेंगे भी तो ये भारत का संविधान का 5th शेड्यूल का ये कहता धारा कहती है कि वो व्यक्ति नॉन ट्राइबल भी अपनी जमीन ट्राइबल को ही बेच पाएंगे, बाहरी लोगों को नहीं बेच पाएंगे। हमारी जमीन हमें वापस धीरे धीरे आ जाएगी, ये 5th शेड्यूल कहता है। लेकिन जो अब का भू कानून है, अगर ये वाला भू कानून अगर लगता है अब कोई फायदा ही नहीं है, अब हम 4th स्टेज पे आ चुके हैं। अगर ये वाला भू कानून, आप ये सोचिए जब राज्य बना था सेम हिमाचल वाला भू कानून लग जाता तो आज हम सुरक्षित होते, पर अब हम बहुत लेट हो गए। अब लोग हमारी संस्कृति, क्योंकि ये आंदोलन जो संस्कृति को बचाने का है, और अब बाहर के लोग बस चुके हैं। और देखो अब हम ना उन्हें मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि अगर कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में रह सकता, बस सकता, हम उसे हटा नहीं सकते। तो अगर हम उस आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है कोई हम पे देशद्रोही का मुकदमा दायर कर दे, हमें माओवादी कहना स्टार्ट कर दे। इसीलिए आर्टिकल 19 को, क्योंकि हम अपने संविधान को फॉलो करते हैं, और ये 5वीं अनुसूची भारत के संविधान में लिखा एक प्रक्रिया है जो हमें मिल सकती है।
इसीलिए आर्टिकल 244 ये भी कहता है कि अगर जहां पे ट्राइबल लग जाएगा वहां पे ट्राइबल की जमीन ट्राइबल ही खरीदेगा, बाहर का व्यक्ति नहीं खरीदेगा। तो हमें वो चीज मांगनी है जो भारत के संविधान में लिखाई एक प्रक्रिया है। हम नया कानून मांगेंगे, नया भू कानून मांगेंगे, उसका परिणाम मैं बताता हूँ। 5th शेड्यूल हमें जल्दी क्यों मिल सकता है, और अगर हम नया कानून मानते हैं तो उसमें पहले हमारे मुख्यमंत्री कहेंगे, पहले मैं समझता हूँ एक कमेटी बिठाऊंगा, उस कमेटी के ऊपर बोलूंगा, वो एनालिसिस करेगी, फिर वो कमेटी बोलेगी 2 साल लगाएंगे, फिर सर्वे करेगी, फिर बोलेंगे इसको हम सदन से पारित करेंगे, विधानसभा से पारित करेंगे, फिर विधानसभा की प्रक्रिया के बाद फिर वो आगे जाके सदन में जाएगा। ये 10 साल 20 साल की प्रक्रिया है। लेकिन अगर भारत के संविधान में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि जिनके पूजा करने की पद्धति जो पहाड़ में रहते हैं, जिनका ज्यादातर जो निर्भरता है वो अपने जल जमीन जंगल पे है, उन लोगों को ट्राइबल का दर्जा देना ही पड़ेगा। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, जब हमें अंग्रेजों ने 1874 में ट्राइबल का दर्जा दे दिया और 1972 में हमसे भारत सरकार ने हटा दिया, हम सिर्फ वही कानून वापस लगाने के लिए बोल रहे हैं। ये लड़ाई हमारी जल जमीन जंगल की है, हमें वापस चाहिए। ये लड़ाई हमारे बच्चों को रोजगार देने की है, क्योंकि ये हेलो हेलो हिमाचल के मूल निवासी जिसके अंदर नॉन एग्रीकल्चर्स और एग्रीकल्चर्स दोनों आते हैं, उनको 65% उस कॉलेज के अंदर वो मिलता है कि 65% सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व है। लेकिन उसके अंदर अलग से भी एक कानून है कि 35% सीटें कुछ नेशनल लेवल पे चली जाएंगी, कुछ नेशनल लेवल ट्राइब पे चली जाएंगी। ये उसके अंदर प्रावधान है। हमें एक ही चोट में सारा समाधान लेना है। हम बार बार आंदोलन लड़के 20-50 साल पीछे नहीं जा सकते। हमें एक ही चीज मांगनी है, 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। भारत के संविधान में अगर 12 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, 5वीं अनुसूची अगर हम मांग लेंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, हमारे बच्चों को बाय डिफॉल्ट मूल निवास 1950 मिल जाएगा, हमारे बच्चों को हमारे क्षेत्र में भू कानून लग जाएगा। और तो और भारत के संविधान में जो एक लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में ऐड करो। अरे हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में तब ऐड हो सकता है जब हमारी भाषा खुद ही हमारे राज्य की द्वितीय भाषा हो। अगर हमारी भाषा राज्य की द्वितीय भाषा हो जाती है और हमारी भाषा हम ट्राइबल हो जाते हैं, तो जो 6 मापदंड है 8वीं अनुसूची में आने के, हम उनमें 2 क्लैरिफाई कर चुके होंगे। और जब पैरामीटर होते हैं 8वीं अनुसूची में, तो हमारी भाषा भी संरक्षित हो जाएगी। एक चीज मैं और आपको क्लैरिफाई कर दूं, राज्य जो भू कानून लगाती है वो भू कानून के ऊपर एक चौकीदार होता है, लेकिन भारत सरकार जो भू कानून लगाती है उस भूमि की रक्षा करना, संरक्षण करना, उपयोगी बनाना, प्रगति करना, जंगल को बचाना, ये सारा का सारा सिस्टम अगर होता है तो फिर सेंटर उसके लिए बजट एलोकेट करती है। राज्य लेवल भू कानून पे सिर्फ राज्य ही बजट एलोकेट करता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 10 से 15 साल तो हमें स्पेशल राज्य के दर्जे में भारत सरकार ने ही हमें बजट दिया है। अब शायद हट गया हो। हमें पहले यूपी के टाइम पे एक बजट मिलता था हिल का, वो भी हट गया है। तो क्या हमारा बच्चा माइग्रेट नहीं करेगा? 5वीं अनुसूची लाओगे तो सारे बच्चे रोजगारों को मिलेंगे हमारे उत्तराखंड में। यहाँ सेंटर में, स्टेट में नहीं तो सेंटर में जाएंगे, सेंटर नहीं तो केरल में जाएंगे। अरे कहीं तो एसटी का जो व्यक्ति होता है हर राज्य में उसको आरक्षण मिलता है एसटी। और एक चीज और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, भारत के संविधान में ये भी है, या इंटरनेशनल लेवल की बात कर लेते हैं कि ट्राइबल्स लोग ही इंटरनेशनल लेवल पे काउंट होते हैं, और अगर कोई ट्राइबल्स के साथ कोई अत्याचार होता है तो वो इंटरनेशनल न्यूज होती है। एक प्रावधान इस 5th शेड्यूल के अंदर और है, वो है हमारे बच्चों की सुरक्षा।
अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं, जो अंकिता भंडारी हमारी बिटिया के साथ हुआ, जो किरण नेगी हमारी बिटिया के साथ हुआ, अगर वो बच्ची इस टाइम ट्राइबल क्षेत्र की बच्ची होती तो आज पर उनके अपराधियों के ऊपर एसटी कानून लागू होता। और एसटी कानून के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं उनको जेल भेजने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिए। और ये मुद्दा सिर्फ स्टेट लेवल का नहीं होता, नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दा होता। और दबाव में राज्य सरकार को इसकी सीबीआई जांच करवानी ही पड़ती। इसीलिए कहता हूं, अगर हमारी बेटियों की सुरक्षा करना है तो एसटी एक्ट लाओ। हमें हो सकता है दोबारा परिसीमन अगर हो गया तो जो हमारा बेटा हुआ है, एक घटना मैं आपसे साथ शेयर करता हूं। अभी 2 कॉलेज का, एक किसी और जिले का था, एक किसी और जिले का कॉलेज का बच्चा, वो दोनों के दोनों बच्चे अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट हैं। और हमने एक ही क्वेश्चन पूछा कि तुम अपना भविष्य कहां तक देखते हो। उनमें से एक ने तो छट बोल दिया कि शायद हो सकता है अगर मेरा परफॉर्मेंस कॉलेज में सही रहा तो मैं बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। आप मुझे बताइए, जो बच्चा कॉलेज में रह के अपने आप को प्रेसिडेंट के नाम पे कॉलेज के बच्चों की लड़ाई लड़ता है, वो अपना भविष्य राजनीति में देखता है, लेकिन क्या होगा उस बच्चे का? ऐसे ही बच्चे उत्तराखंड में अगर कुछ कर सकते हैं तो उनको जगह देनी होगी, उनको राजनीति में लाना ही होगा। और वो राजनीति में लाने का प्रावधान है परिसीमन। और परिसीमन में मैं आज आपको कह देता हूं, पहले भी हम उत्तराखंड में, जब हम यूपी में थे तब भी अल्पसंख्यक थे। वो दिन दूर नहीं, 20 साल बाद जब हम उत्तराखंड के अंदर होंगे और फिर से हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये लड़ाई फिर चलेगी, पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई चलेगी। हमें प्रोएक्टिवली 5th शेड्यूल को पहाड़ में लागू कराना पड़ेगा ताकि हम उत्तराखंडियों का विकास का रास्ता स्टार्ट हो जाए, शुरुआत हो जाए। हम अपने घर के, जो उत्तराखंडी बाहर बैठा है वो ट्राइबल सर्टिफिकेट में उत्तराखंड आएगा, जो उत्तराखंडी यहाँ है वो उस ट्राइबल सर्टिफिकेट के माध्यम पे सेंटर में जॉब पाएगा, स्टेट में जॉब पाएगा। यही एक प्रावधान है 5th शेड्यूल का। इसीलिए कहते हैं 5वां अनुसूची लाओ, सारी समस्याओं का हल पाओ। एक समस्या 5वीं अनुसूची, जिसके अंदर रोजगार मिलता है, जिसके अंदर महिला और बच्चों की सुरक्षा होती है, जिसके अंदर हमारी भाषा संरक्षित होती है, जिसके अंदर परिसीमन का मुद्दा रिजॉल्व होता है। और सबसे बड़ी बात कि मूल निवास और भू कानून के लिए हमें कोई अलग से कानून, हमने लड़ाई नहीं लड़नी। हमारा मूल निवास और भू कानून 5th शेड्यूल के अंदर बाय डिफॉल्ट स्वतः हमें मिल जाता है। उसके लिए उत्तराखंड एकता मंच कोई अलग से लड़ाई नहीं लड़ रहा। ये मैंने आपको 5th शेड्यूल के कुछ लाभ बताए हैं। और इस 5th शेड्यूल के इतने लाभ हैं, अगर आप इंटरनेट पे पढ़ोगे, आप इसके जौनसार घूमने जाओगे, आप माणा उस तरफ जहाँ ट्राइबल्स लगाओ वहाँ घूमने जाओगे, हो सकता है आप नीचे चले जाइए विकास नगर में जहाँ बॉक्सा समाज रहता है, उनकी प्रगति देखिए। ऊधम सिंह नगर की एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। ऊधम सिंह नगर में जो बंगाल का लोग आए, जो उस टाइम पे युद्ध के दौरान ऊधम सिंह नगर में शिफ्ट हो गए थे। हमारे भारत सरकार में जो एमपी है, हमारे यहाँ के नैनीताल से जो एमपी है, उन्होंने उन लोगों की आवाज उठाने के लिए, उन 1 लाख बंगाली समुदाय की आवाज उठाने के लिए अपने उत्तराखंड की विधानसभा से 2 बार एसटी का बिल पारित किया और 2 बार संसद के अंदर भेजा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण शायद उनको नहीं मिल पाया, उनका बिल रिजेक्ट हो गया। तो हम यही मांग करते हैं, आप उठाइए। आप बंगाली समुदाय को एसटी का दर्जा देना चाहते हैं, अजय भट्ट जी आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन कम से कम जो 2 जाति छूटी हैं, 2 समुदाय छूटे हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, उनको भी जरा ट्राइब का दर्जा दिलाने में विधानसभा से बिल पारित करके और वही बिल संसद के अंदर भेजिए। जो ट्राइब राजी को मिल चुका है, जौनसार को मिल चुका है, ऊपर तराई क्षेत्रों में मिल चुका है और ये थारों को मिल चुका है, बक्सी को मिल चुका है, बची 2 समुदाय गढ़वाली और कुमाऊनी। सिर्फ 2 समुदाय को ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है। और ये संकल्प हमने इसलिए लिया है यहाँ से कि अपने 2 समुदाय को
गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को ट्राइब का दर्जा हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये मैं अपनी बात खत्म करता हूं। दोबारा फिर आऊंगा, आप नए लोग जब यहाँ पे आएंगे उनको ये सूचना देने के लिए। लेकिन एक चीज और रहेंगे कि 5th शेड्यूल उत्तराखंड मांगे। 5th शेड्यूल, एक नारा यहाँ पे हो जाए, उत्तराखंड मांगे। वीडियो बना दे, बन रही है, मैं बना रही हूँ। जल जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होगा। 5th शेड्यूल, ये सोचिए हमारे बच्चे को रोजगार मिलेगा। 5th शेड्यूल, हमारी बच्चियों की सुरक्षा होगी। शेड्यूल, हमें 1950 के माध्यम से ट्राइबल का मूल निवास सर्टिफिकेट मिलेगा। 5th शेड्यूल, परिसीमन का मुद्दा रिजॉल्व होगा, क्योंकि ट्राइबल का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो बाहर बसे हुए उत्तराखंडी प्रवासी है वो उत्तराखंड की तरफ आएंगे अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और बाकी जो उत्तराखंड के यहाँ के लोग हैं वो रोजगार के माध्यम रोजगार पाने के लिए सेंटर में भी एलिजिबल हो जाएंगे रिजर्वेशन कैटेगरी में। 5th शेड्यूल, तो मैं 3 बार बोलूंगा, उत्तराखंड मांगे 5th शेड्यूल, ठीक है? उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।